हाय गाइस, माय नेम इज़ राहुल शर्मा। मैं एक स्पोर्ट्स साइंस ग्रेजुएट हूँ। बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन मैंने उदयपुर से किया था। आई एम ऑल्सो एन ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। और मेरा जो फर्स्ट वीडियो आया था उस पे मुझे उम्मीद थी कि 50 व्यूज़ या 60 व्यूज़ के आसपास आ जाएंगे, तो भी ठीक है ये। सरप्राइजिंगली उसके ऊपर 150 से ऊपर व्यूज़ आ गए थे और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया है उसके ऊपर। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। और मुझे पर्सनली भी मैसेजेस आए थे कि वीडियो उन्हें अच्छा लगा, शॉर्ट एंड सिंपल था। तो मैं आगे भी यही कोशिश करूँगा कि मेरे वीडियोस जो है वो शॉर्ट एंड सिंपल ही रहे। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इस वीडियो में हम लोग वर्कआउट के बारे में बात करने वाले हैं। वर्कआउट का डिज़ाइन जो होता है वो किस तरह से, आपका अगर पर्सनल ट्रेनर है तो वो किस तरह से डिज़ाइन बनाता है, या फिर आपको अपने लिए अगर वर्कआउट बनाना है तो वो किस तरह से आप बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको डे वन पे जाके सबसे पहले तो अपने जिम के ऊपर, आपके जिम के ट्रेनर्स के ऊपर आपको भरोसा करना होगा कि वो लोग किस तरह से आपको वर्कआउट करवाते हैं। जनरली होता क्या है कि हम जिम में जाते हैं और डे वन पे ही हमें ये, मतलब हम सोच लेते हैं कि आज तो बॉडी बन जाएगी। ये चीज़ नहीं होती है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। लॉट का मतलब बहुत, सीरियसली बहुत टाइम लगता है। 6 मंथ्स तो आपको, ये मान लीजिए आप बिगनर ही होते हो, ठीक है, वो भी रेगुलर वर्कआउट के अंदर आप 6 मंथ्स बिगनर ही होते हो। तो आपको बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपका जो ट्रेनर है वो एटलीस्ट, उसकी एजुकेशन लेवल इतनी होनी चाहिए कि वो आपकी फिजिक को समझ पाए, आपके गोल्स को समझ पाए। वो अपने गोल्स के हिसाब से आपको ट्रेनिंग ना कराए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आप जब जिम जाते हो तो आप ये मत सोचो कि आपको फ्री में पर्सनल ट्रेनिंग मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम जो पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, हमारी भी अर्निंग यहीं से होती है, हमें भी इंसेंटिव यहीं से मिलता है, पर्सनल ट्रेनिंग सेल करके ही मिलता है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर ट्रेनर से ही पीटी चाहिए या फिर उसी से ट्रेनिंग चाहिए, आप चाहते हो कि नहीं सर जैसा आप बताओगे मैं वैसा ही करूँगा, तो देखिए उसके लिए तो पैसे लगेंगे। हाँ, अगर आप, होता है कई बार लिमिटेशंस होती है, बजट की लिमिटेशंस भी होती है, पेरेंट्स की लिमिटेशंस भी होती है, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। स्टिल आप एटलीस्ट उस ट्रेनर से इतना बना के रखिए। और मैं ट्रेनर से भी बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप उस क्लाइंट से इतना बना के रखिए कि एटलीस्ट आप एक बेसिक वर्कआउट प्लान जो है वो उसे देते रहिए। अब बेसिक वर्कआउट प्लान का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपने उसे जो वर्कआउट बना के फर्स्ट टाइम दे दिया वो लाइफ टाइम उसे घिसता रहेगा, ये चीज़ नहीं होती है। आपको भी पता है कि एवरी 4 to 6 वीक या एटलीस्ट एट मैक्स, आई मीन टू से 8 वीक्स में वर्कआउट प्लान चेंज हो जाना चाहिए था। आप उसके असेसमेंट लेते हो। आप लोग जब मेंबरशिप लेते हो तो आप बहुत सारे वादे करते हो, और इसी चीज़ की वजह से जो क्लाइंट है वो थोड़ा-सा ऑफेंड हो जाता है कि यार मुझे जब मैंने मेंबरशिप ली थी तो मुझे इतना सारा कुछ बोला गया था। तब कहीं पे भी ये क्लॉज़ नहीं आता कि ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्सनल ट्रेनिंग में है, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं वो लोग। तो आपको जब जनरल ट्रेनिंग पे भी होते हो आप, या फिर आप जब जनरल ट्रेनिंग क्लाइंट्स को भी अटेंड कर रहे होते हो, तो आपको एटलीस्ट उनके लिए इस तरह से प्लान्स बना के रेडी रखने होंगे कि अगर सपोज़ कोई वेट गेन वाला बंदा है, आपने उसे 4 वीक्स का या 6 वीक का प्लान बना के दिया, तो 6 वीक के बाद में उसे क्या करना है, वो जेन्युइनली उसे मिलना चाहिए वो रिज़ल्ट। 6 वीक उसने वर्कआउट किया, आपको उसने अच्छे से फ़ॉलो किया, आपका जो डाइट प्लान है उसने, आप ऑब्वियस सी बात है आप बेसिक डाइट प्लान बना के दोगे। आप कैलोरी काउंट वाले के हिसाब से डाइट प्लान बना के नहीं दोगे, बट इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि अगला आदमी कितना खा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको वर्कआउट प्लान जो है वो अपडेट करना होगा, और ये करना ही होता है। आप जब खुद वर्कआउट कर रहे होते हो तो आप भी अपना वर्कआउट प्लान अपडेट करते हो। आप भी अपना जो न्यूट्रिशन गोल्स है, जो न्यूट्रिशन आप सेट करते हो वो चेंज करते हो अपने गोल्स के हिसाब से। तो टेक इट एज़ दैट वे। आप 100% पीटी क्लाइंट तो देखो आप, हम लोग जनरेट नहीं कर सकते। जिम बिज़नेस को भी ये चीज़ समझनी होगी, हमें एज़ अ पर्सनल ट्रेनर भी ये चीज़ समझनी होगी, और जनरल क्लाइंट्स को भी ये चीज़ समझनी होगी कि दोनों जो चीज़ होती है, इफ़ यू आर पेइंग समथिंग एक्स्ट्रा तो आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो मिलती है। आपको पर्सनल ट्रेनर जो है वो मिलता है, और वो पर्सनल ट्रेनर जो अच्छे होते हैं वो एक्चुअली आपके ऊपर अपने ऊपर वो चीज़ें ले लेते हैं कि हाँ, अगर ये मेरे पास आया तो मेरा गोल है इसे ट्रेन करना, मेरा गोल है इसे ट्रांसफ़ॉर्म करना, ठीक है? तो और ये मैंने काफ़ी ट्रेनर्स के साथ में देखा भी है, मैंने उनके साथ में काम भी किया हुआ है। वो लोग सच में
अपने ऊपर ले लेते हो उस चीज़ को कि हाँ, अगर ये इस बंदे ने अगर मुझे पैसे दिए हैं या मेरी कंपनी को पैसे दिए हैं, अल्टीमेटली वो पैसा मेरे पास ही आना है, तो मुझे उसके गोल पे वर्क करना होगा। आपके गोल पे वो ट्रेनर वर्क करेगा एक्चुअल में, बट वो वर्क सिर्फ़ 1 घंटा ही कर पाएगा, एट मैक्स 1.5 घंटा मान लीजिए आप। वो ट्रेनिंग करा देगा आपको। आपने प्री वर्कआउट मील लिया है, नहीं लिया है, आपको उसकी तरफ ट्रुथफुल रहना होगा। आपने लिया है तो लिया है, नहीं लिया है तो नहीं लिया है। आपने पोस्ट वर्कआउट मील लिया है, आपने जो डाइट जो प्लान आपको बना के दिया है, वो आपने उसको फ़ॉलो किया है, नहीं किया है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। चाहे आप जनरल ट्रेनिंग की बात कर लो, चाहे आप पर्सनल ट्रेनिंग की बात कर लो, बट आप जिम में 1 या 1.5 घंटा ही निकाल पाओगे। उसके बाद जो आपके बाकी के बचे हुए आवर्स होते हैं, उसमें आपने कितना रेस्ट किया है, उसमें आपकी क्या-क्या हैबिट्स है, आपने टोबैको कंज़्यूम किया है, नहीं किया है, आपने अल्कोहल कंज़्यूम तो नहीं किया है कहीं। तो ये सब फैक्टर्स भी आपके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। आप टोबैको कंज़्यूम कर रहे हो, आप अल्कोहल कंज़्यूम कर रहे हो, आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे, आप जंक फूड खा खा जाते हो रात में और फिर आप ट्रेनर पे ब्लेम डाल देते हो कि सर मेरा तो फैट लॉस नहीं हुआ, तो इसमें ट्रेनर की क्या गलती है? ट्रेनर की बिल्कुल भी गलती नहीं है, वो खुद तो आके आपके मुँह में डाल नहीं रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये आपका पर्सनल कमिटमेंट होता है। अब आप अपने ही कमिटमेंट पे अगर नहीं टिक सकते तो फिर क्या मतलब रह गया? क्योंकि जैसे बोला था मैंने लास्ट टाइम पे भी कि ये आपकी खुद की कमिटमेंट है, आपके खुद के लिए ही है ये। आपको खुद को ही बेनिफिट होना है इससे। आप जब फिट हो जाओगे तो इससे और किसी को बेनिफिट थोड़ा होना है। ये तो आप ही के बेनिफिट के लिए बना हुआ है चीज़। तो ये चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। तो अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप जनरल क्लाइंट में होते हैं, जनरल अगर आप क्लाइंट होते हो आप जिम में, फॉर सम रीज़न्स कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेनर की शॉर्टेज होती है या फिर कुछ जिम्स ऐसे होते हैं जिनमें ट्रेनर्स इतने जिम्स भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते इतने सारे ट्रेनर्स। तो जनरल ट्रेनर और पर्सनल ट्रेनर एक ही इंसान होता है या 2 ही इंसान होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो इस केस में क्या होता है, आप लोग गूगल पे जाते हो, आप लोग यूट्यूब पे जाते हो, वहाँ पे आप वर्कआउट सर्च कर लेते हो, आप गूगल पे टाइप करते हो वर्कआउट प्लान फॉर मसल मास गेन या वेट गेन। तो गूगल पर्टिकुलर उस कीवर्ड को ही पकड़ता है। उसे थोड़ी ना पता है कि आपका बॉडी टाइप कैसा है, उसे नहीं पता आपका बीएमआई क्या है, उसे नहीं पता आपका लाइफ़स्टाइल क्या है। वो आपको एक जनरल प्लान बना के दे देता है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपने और उसमें डाल दिया फॉर बिगिनर्स, तो वो बिगिनर के हिसाब से बना के दे देगा। बट देन अगेन उसे ये नहीं पता है कि आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप वेजिटेरियन हो, आप डाइट ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, उसे कुछ नहीं पता। ये चीज़ आपके ट्रेनर को पता होती है, ये चीज़ आपको खुद को पता होती है एटलीस्ट। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है कि आप अगर वर्कआउट करते हो, सपोज़ अगर आप 2 मसल पार्ट ट्रेन करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चेस्ट और ट्राइसेप ट्रेन कर रहा हूँ, तो क्या वर्कआउट के बाद से लेकर अगले दिन तक मेरी बॉडी को उतना न्यूट्रिशन मिल रहा है कि वो चेस्ट और ट्राइसेप दोनों को फुलफ़िल कर रहा है? ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों को ट्रेन करते हो और आप दोनों को इंटेंसली ट्रेन कर लेते हो। मैंने कई बार देखा है आप चेस्ट में 6-7 एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, ट्राइसेप की भी 6-7 एक्सरसाइज़ कर लेते हैं। अराउंड 10-12 एक्सरसाइज़ हो जाती है, मसल ड्रेन होता है आपका और आप जब खा रहे होते हो तो आप हार्डली एक मसल को भी फुल्ली फ़ीड अप कर पाते हो। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और दूसरी चीज़ होती है अगर आप अगर आप 2 मसल पार्ट ट्रेन कर रहे हो, तो आप इसको इस तरह से भी स्प्लिट कर सकते हो। मैं अगेन एग्ज़ाम्पल दूँगा चेस्ट ट्राइसेप का कि आपने फर्स्ट जो सेशन हुआ लाइक अगर आपने मंडे को चेस्ट एंड ट्राइसेप किया है, तो आप चेस्ट पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करके ट्राइसेप्स की 2 या 3 एक्सरसाइज़ एट मैक्स बता रहा हूँ मैं 3 एक्सरसाइज़ कर लिया आपने। तीसरी भी आपकी बॉडी वेट एक्सरसाइज़ हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। आप अगर फर्स्ट चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो, तो चेस्ट में आपने 4 एक्सरसाइज़ करी है, उसके बाद आप ट्राइसेप्स पे गए, दैट्स इट। आपका हार्डली वर्कआउट 45 मिनट्स का हुआ। उसके बाद ट्राई कीजिए आप सिर्फ़ प्रोटीन पे फ़ोकस ना कीजिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने होंगे, आपको फैट्स भी लेना होगा। तो इन चीज़ों पे फ़ोकस करिए। तो उसके बाद सपोज़ आपका जब ट्यूसडे हुआ, बैक बाइसेप्स मार लिए आपने आपने वेडनेसडे को आपने शोल्डर्स एंड लेग्स लगा लिए। देन अगेन आपका वापस से थर्सडे को चेस्ट एंड ट्राइसेप्स आ गया। तो थर्सडे को आप ऐसा कर सकते हो कि चेस्ट को आपने कम ट्रेन किया है एंड ट्राइसेप्स को आपने ज़्यादा फ़ोकस कर लिया है। ये भी हम कर सकते हैं। देन अगेन मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जब हम वेडनेसडे को शोल्डर्स और लेग्स ट्रेन करते हैं, तो लेग्स ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मसल होता है। लेग्स के खुद के ही आप बड़े-बड़े करके भी अगर आप देखोगे तो 3 पार्ट्स हो जाते हैं, आपका क्वाड्रिसेप्स हो जाता है, आपका हैमस्ट्रिंग हो जाता है, आपका काफ हो जाता है। देन शोल्डर्स का भी ऐसा ही है, शोल्डर्स भी एक मसल ग्रुप थोड़ा बड़ा है वो, ठीक है? मसल दिखने में छोटा है बट वो मसल ग्रुप थोड़ा बड़ा है वो।
एक और चीज़ होती है, जब आप बैक को ट्रेन कर रहे होते हो, जब आप चेस्ट को ट्रेन कर रहे होते हो, तो आपका शोल्डर्स फिर भी ट्रेन हो रहा होता है, तो बेसिकली आपने शोल्डर्स को तो रेस्ट दिया ही नहीं बिल्कुल भी। तो वहाँ पे ग्रोथ भी इम्पैक्ट करेगी और आपका न्यूट्रिशन भी इम्पैक्ट करेगा। कंटिन्यू जब वो मसल टेयर होगा तो आपका न्यूट्रिशन पक्की बात है इम्पैक्ट करेगा वहाँ पे। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी, ठीक है? तो ये तो हुआ डबल मसल पार्ट के बारे में। आप उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख सकते हो। मैं ये बोलूँगा कि आप एक बड़ा मसल, एक छोटा मसल ट्रेन करो और न्यूट्रिशन जो अगर आपका न्यूट्रिशन फुलफ़िल नहीं हो रहा है ना, तो आप सिंगल मसल की ही ट्रेनिंग कीजिए, आपको रिज़ल्ट तब भी उतना ही मिलेगा। लाइक अगर आपने ओनली बैक का वर्कआउट किया, बैक बहुत बड़ा मसल हो गया, आपने उससे 5 से 6 एक्सरसाइज करी है, आप सिर्फ़ उसके बाद में आप रेस्ट कीजिए, आप अपना जो नॉर्मल आपका जॉब है, जो भी रूटीन आप वो फ़ॉलो कीजिए, डाइट पे फ़ोकस कीजिए आप और आपको बैक को ईज़िली आपको रिकवरी भी मिलेगी अच्छे से और उसे न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा, तो वो ग्रो अच्छा करेगा। देन आ जाता है हमारा पुश पुल लेग्स। अब पुश पुल लेग्स में क्या होता है, मैंने अभी तक जितने भी लोगों को देखा उनका सबका यही है कि पुश पुल लेग्स का मतलब हो गया चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स एक दिन में कर लिया, लेग्स एक दिन कर लिया, बैक एंड बाइसेप्स एक दिन कर लिया। ठीक है, पुश का मतलब चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप, पुल का मतलब बैक एंड बाइसेप्स एंड लेग्स, क्योंकि उसमें पुश एंड पुल दोनों मूवमेंट होता है, लेग्स को अलग से ट्रेन करते हैं उसमें। तो ये चीज़ मत कीजिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप अगेन वेट गेन पे है या अगर आपको न्यूट्रिशन का इशू आ रहा है। तो पुश पुल लेग्स का मतलब ये होता है, सपोज आपने अगर आपको आज पुश करना है तो चेस्ट के साथ में आपने एक पुल मसल ट्रेन कर लिया, जैसे कि बाइसेप कर लिया, बाइसेप छोटा मसल है, चेस्ट बड़ा मसल है, पुश एंड पुल वर्कआउट हो गया वो। लेग्स के साथ में भी ऐसे ही है, आपने ओनली क्वाड्रिसेप्स और आपका काफ्स ट्रेन किया है। जब आपका वापस से नेक्स्ट सेशन आएगा लेग्स का, तो आप उसमें हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और काफ्स वापस से ट्रेन कर सकते हो। ये चीज़ होती है। पुल के अंदर भी सेम चीज़ है, अगर आप एक बार अगर आपका पुल का सेशन है तो आप अपर बैक ट्रेन कर लीजिए, नेक्स्ट सेशन में आपका रोइंग्स वगैरह होती है, डेडलिफ्ट्स हो गया, आप वो ट्रेन कर लीजिए। जो अपर सेशन है उसमें आपका सारे पुल डाउन्स मूवमेंट आते हैं, जितने पुल्स है आपका वन आर्म डंबल रो हो गया, लेट पुल डाउन्स हो गया, क्लोज ग्रिप पुल डाउन्स हो गया, ये सब कर सकते हो। बाइसेप्स को भी आप ऐसे ही ट्रेन कर सकते हो। अब 2 मसल पार्ट आपने ट्रेन करना है तो ये हो गया। एक थर्ड जो आता है वो आता है हमारा सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग अभी तक तो जो मैंने बात करी है वो करी है आपकी वेट गेन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेट लॉस के लिए। आप कैलोरी सरप्लस पे अगर आप हो तो ऑब्वियसली बात है आपकी न्यूट्रिशन अच्छी रहेगी थोड़ी सी, तो आपको मसल को मिलता रहेगा, वो न्यूट्रिशन मिलता रहेगा आपकी बॉडी को, आपकी रिकवरी भी हो जाएगी। बट जब आप वेट लॉस पे होते हो तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। कमी इन द सेंस कि जब आप कैलोरी डेफिसिट पे होते हो तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन लेवल तो डाउन हो जाता है आपका। तो उसमें आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ उससे न्यूट्रिशन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन उसको फुलफिल कर पा रहा है या नहीं हो रहा है। लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट्स आएंगे, आपका लोअर बैक पेन हो जाता है, आपके जॉइंट्स में इशू आना स्टार्ट हो जाता है, एल्बो इशू आना स्टार्ट हो जाता है, रिस्ट में इशूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ वो मेरे न्यूट्रिशन पैटर्न के हिसाब से मैच होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो रोल प्ले करता है वो करता है सर्किट ट्रेनिंग, जो मैंने बहुत ही कम लोगों को ट्रेनिंग कराते हुए देखी है। इस तरह की लोग HIITs पे चले जाएंगे, लोग डबल मसल पार्ट ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, ट्रिपल मसल पार्ट ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, बट सर्किट ट्रेनिंग जो है वो इसको बिल्कुल ऑलमोस्ट असाइड कर देते हैं। मैंने शायद लास्ट 2-3 साल में किसी को कराते हुए नहीं देखा सर्किट ट्रेनिंग, कम लोगों को देखा है इन द सेंस। तो सर्किट ट्रेनिंग इस तरह से होती है, आपको फुल बॉडी मसल ट्रेन करना है, लेकिन आप बिल्कुल उसको अपना 100% इंटेंसिटी पे नहीं जाते हैं। सपोज़ आपने चेस्ट भी ट्रेन किया है, आपका पुश हो गया, आपने नेक्स्ट जो मसल लिया है आपने बाइसेप ले लिया, पुल हो गया, नेक्स्ट आपने लेग्स का वर्कआउट ले लिया, फ्री स्क्वाट्स ले लिए या फिर आपने लेग एक्सटेंशन ले लिया, जो भी आपको लेग्स का वर्कआउट करना है वो ले लिया आपने। तो आपका पुश, पुल एंड लेग का एक सर्किट हो गया ये। इसे 3 बार रिपीट कीजिए। लाइक एक सेट आपने चेस्ट प्रेस ले लिया, एक सेट आपने बाइसेप का ले लिया, एक सेट आपने फ्री स्क्वाट्स का ले लिया। सर्किट 1, सर्किट 2, सर्किट 3, 3 सर्किट में वर्कआउट डिवाइड हो जाएगा आपका। तो सर्किट 1 के 3 सेट्स कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका आएगा, जैसे हमने अब हम बड़ा मसल अगेन ले लेते हैं, शोल्डर का पुश ले लिया हमने, पुल हमने ले लिया बैक का मसल पार्ट, लेट पुल डाउन ले लिया हमने, शोल्डर प्रेस ले लिया, लेट पुल डाउन ले लिया, अब हम लेग कर्ल ले लेंगे। तो ये हमारा सर्किट 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा वर्कआउट इस तरह से चलेगा। इसके भी 3 सेट कर लिया आपने नॉन स्टॉप। जब हमारा सर्किट 1 खत्म होता है, 3 सेट पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम
कुछ सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं, वाटर ब्रेक भी ले सकते हैं इसके अंदर हम। देन हमारा सेकंड जब सर्किट स्टार्ट होगा, 3 सेट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम वापस से वाटर ब्रेक ले लेंगे। थर्ड सर्किट जब हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें क्योंकि हमारी मसल्स शायद अब तक थक चुकी होगी, अगर हम अच्छे से इंटेंसिटी से करेंगे तो मसल थक जाती है। तो आप इसके अंदर ये कर सकते हो, आप अपने कोर को ट्रेन कर सकते हो, अपने एब्डोमेन्स को ट्रेन कर सकते हो। इसमें आप एग्जांपल दूंगा, जैसे आपने 30 सेकंड्स का प्लैंक होल्ड कर लिया, देन आपने लेग रेजेस कर लिए, देन आपने लेइंग एल्बो टर्न नहीं कर लिया, तो आपका एब्डोमिनल पूरा ट्रेन हो गया, बट ये अलग अलग डिफरेंट एंगल से हुआ है, तो ये अगेन सर्किट ट्रेनिंग हो गया इसमें। ठीक है, तो इस तरह से अब आपने क्या करा, आपने फुल बॉडी भी ट्रेन कर लिया है और आपको शायद ये जो वर्कआउट है ये आपका हार्डली 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका जो मैं आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ, सर्किट ट्रेनिंग मैं क्यों बेटर मानता हूँ रेदर देन दीज फैंसी एक्सरसाइज फॉर फैट लॉस। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। आपकी गाड़ी जो है, इंजन है वो खड़ा है, ठीक है, इंजन गाड़ी खड़ी है आपकी, तो जब खड़ी गाड़ी है तो वो फ्यूल जो है वो कम कंज्यूम करेगी रेदर देन जब वो चलेगी तो वो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी। तो यहाँ इंजन हो जाता है हमारा, जो फ्यूल कंज्यूम करने के लिए चीज़ होती है वो होती है हमारे हार्ट। ठीक है, आप अगर ओनली लेग्स को ट्रेन करेंगे तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो सारा का सारा लेग्स में जा रहा होगा, जो ऑक्सीजन आपके लेग्स को चाहिए वो सारा का सारा हार्ट उस लेवल पे ही पंप करेगा। ठीक है, अगर आप फुल बॉडी ट्रेनिंग करेंगे, वो भी सर्किट में करते रहेंगे, तो आपका जो हार्ट रेट है वो और तेज पंप करेगा उसे, और वो ओवरऑल फुल बॉडी में सर्कुलेट करेगा आपका जो ब्लड है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा आपकी बॉडी के अंदर तो आपका ऑब्वियसली बात है फैट लॉस भी जल्दी होगा, प्लस मसल बिल्डअप भी होगा, दोनों चीज़ें साथ साथ होती रहेगी आपकी। ये चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ बिगनर्स और इंटरमीडिएट के लिए अच्छी है। HIITs थोड़ा सा जब आप एडवांस हो जाते हो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो यही बताना चाह रहा था मैं आपको, ये जो मेजर जो वर्कआउट्स है ये होते हैं। ठीक है, FST7 या हो गया, या फिर आपका मुझे एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। एक और 2-3 मैंने वर्कआउट्स ऐसे देखे थे जिसके अंदर यही होता है कि लोग बिल्कुल नए जिम में आते हैं, उन्हें हार्डली 2-3 महीने होते हैं, गूगल सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, सैमन पांडा को देख लेते हैं, वो लेट के अपना बेंच पे लैटरल रेजेस कर रहा होता है या फिर केबल पे लैटरल रेजेस कर रहा होता है, और आप उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। ये चीज़ नहीं होती। एज दे से स्टिक टू द बेसिक्स, सबसे बड़ा टर्म है ये, आपको बेसिक्स पे तो हिट करना ही होगा। अगर बेंच प्रेस है आपके वर्कआउट में तो बेंच प्रेस ही होगी, आप उसको अलग तरीके से आप ये बोल लीजिए कि मैं केबल प्रेस ले लूँगा उसकी जगह पे, फैंसी वर्कआउट हो गया वो, तो वो चीज़ नहीं होगी। आप उसको ज़रूर, आप उसको डंबल प्रेस से आप थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं उसे, आप डंबल प्रेस से उसको कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो उसको आप, बट आप चेस्ट प्रेस को केबल प्रेस से नहीं कर सकते हो। आप क्रॉस ओवर पे देखा है मैंने, कई लोग क्रॉस ओवर पे बेंच लगा के उसको एंगल करके उससे हिट करेंगे, वो चीज़ नहीं हो, वो चीज़ इतना हिट नहीं करेगी आपको, जो चीज़ आपको बेंच प्रेस जो प्रॉपर हिट करेगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। हाँ, आप स्मिथ मशीन पे इसे कर सकते हो। ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा है स्मिथ मशीन इज़ फॉर लेडीज़, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब फालतू की मिथ होती है। स्मिथ मशीन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फॉर बिगनर्स, इवन फॉर एडवांस एथलीट्स की भी। अगर आप कई लोग वीडियो देखोगे तो वो स्मिथ मशीन पे बेंच प्रेस मार रहे होंगे, बिकॉज इट इज़ अ लॉट सेफर मशीन। ठीक है, अगर आपका मसल इम्बैलेंस होता है या मसल में कुछ भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो स्मिथ मशीन बहुत सेफ होती है आपको सेफ रखने के लिए। आप उसे इंस्टेंटली लॉक कर सकते हो, बेंच प्रेस आपका नीचे आ जाएगा बॉडी के। तो ये चीज़ होती है। तो इससे किसी भी मशीन्स को जो जिन लोगों ने बनाई है, साइंटिस्ट ने बनाई है, मैकेनिकल इंजीनियर्स ने बनाई है, जिन्होंने बनाई है ये मशीन, उन्होंने भी कुछ रिसर्च करी होगी उसके ऊपर, तभी ये मशीन्स बनी है। अदरवाइज़ आप ये इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चला दोगे कि यूज़लेस मशीन है या ये है वो है, जो भी है, वो इतना कुछ आपको इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। तो यही बोलना चाहूँगा, वर्कआउट का प्लान्स जो है आपको सबसे पहले अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा। आपका न्यूट्रिशन अगर फुलफ़िल कर रहा है उस वर्कआउट को, तो ही आप वो वर्कआउट करो। दूसरी चीज़, अपनी बॉडी को खुद स्टडी करो, बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। आपको कोई और बताने वाला नहीं है कि आपकी बॉडी किस तरह से है। आपको गूगल को पता ही नहीं होगा कि आपका न्यूट्रिशन लेवल किस तरह का है। आपको गूगल को ये भी नहीं पता होगा कि आपका लाइफ़स्टाइल किस तरह का है, आपका स्ट्रेस लेवल किस तरह का है। उसे कुछ भी नहीं पता, उसने तो खाली वर्कआउट बना के दे दिया आपको। और उसने कौन-सा अभी के भी वर्कआउट बना के दिया है, वो पता नहीं कितने साल पुराना रिसर्च पड़ा हुआ होगा, उसने आपको वर्कआउट बना के दे दिया। आपको बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना। जो फैंसी टर्म्स होते हैं, फैंसी नहीं है बेसिकली, ये सब अच्छा टर्म्स है, जो ओवरलोड प्रोग्रेशन हो गया, ये सब हो गया।
तो ये भी ऑब्वियस सी बात है काम आता है, बट स्टिल जो फर्स्ट चीज़ होती है, स्टिक टू द बेसिक्स। आप अपने ट्रेनर्स को अप्रोच करो, वो बताएगा, वो मना कभी नहीं करेगा कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तूने मुझसे पीटी नहीं है तो मैं तुझे वर्कआउट नहीं बताऊंगा। या ऐसा शायद कोई भी ट्रेनर नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी, पर्सनल ट्रेनर्स की भी लिमिटेशंस होती है। आपको उन्हें समझना होगा कि आपने जिम फीस पे करी है तो आपने वो जिम सर्विसेज के लिए पे करी है, पर्सनल ट्रेनर की स्पेशल स्किल्स के लिए नहीं करी है। उसने पर्सनल ट्रेनर ने अलग से जाके पढ़ाई करी है उसके लिए। लाखों रुपए के कोर्सेज होते हैं, ये इतने सस्ते कोर्सेज नहीं होते। 15 रुपये 20 रुपये की जो किताबें आती है उसमें नहीं होते ये सब। 500-500 रुपये में कोर्सेज नहीं होते ये। एस का सर्टिफिकेशन करने जाओगे अराउंड 90,000 रुपीज़ के आसपास का कोर्स होता है वो। तो 90,000 रुपीज़ जब वो लगाता है अपनी पढ़ाई के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं से निकालेगा भी तो सही ना उसे। अगर आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आप बिजनेसमैन हो, आपने वो इन्वेस्टमेंट किया, तो ऑब्वियसली बात है अपने कस्टमर से ही तो वो वाला जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो निकालोगे आप। वही चीज़ ट्रेनर्स भी करते हैं, तो आप उसको बोलते हो कि नहीं ये ट्रेनर तो इस तरह से करता है। अगर वही चीज़ कोई और करता है तो आप उसको बोलते हो नहीं ये तो पैसे का भूखा है। तो हाँ भाई, पैसे के भूखा होना पड़ता है उसमें, कि हम लोग सब यहाँ पे कमाने ही तो आए हैं पैसा। आप भी कमाने आए हो पैसा, हम भी कमाने आए हैं पैसा। आपको पर्सनल ट्रेनर की लिमिटेशन समझनी होगी, आपको उनकी स्किल्स को बैक करना होगा। आपको समझना होगा कि अगर उस बंदे ने किसी स्पेशल स्किल को डेवलप किया है तो उसमें उसने पैसे इन्वेस्ट किए, उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो आपको उसे रिस्पेक्ट करनी होगी। इस चीज़ को आपको समझना होगा। जनरल ट्रेनिंग बिल्कुल जनरल वर्कआउट होता है, बट ऐसा नहीं है उससे रिजल्ट नहीं आते हैं। मेरी पर्सनल बिलीफ ये है कि अगर आप मेरी जनरल ट्रेनिंग को भी फॉलो कर रहे हो ना, तो मैं आपको वो बताऊंगा, वो दिख जाता है क्लियरली कि ये बंदा फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो डाइट फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो क्लियरली दिखता है। अगर मैं आपको डाइट लिख के देता हूँ और आप बोलते हो हाँ सर मैं तो ये भी खाता हूँ, मैं तो ये भी खाता हूँ, मैं तो ये भी खाता हूँ, तो अगर आप एक्चुअल में खा रहे होंगे ना, तो आपको उसमें कोई ना कोई डाउट आएगा ही आएगा। इट इज़ लाइक अगर टीचर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है कुछ और बच्चे बोलते थे हाँ सर सबको समझ में आ गया, एग्जाम में एक बंदा टॉप करता है, एक बंदा फेल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, बंदा उसने भी बोला तो ये था ना हाँ सर समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होता तो वो बंदा भी तो चलो टॉप नहीं करा, पास तो होता, ये तो पॉसिबल होता। मैं अगर आपको एक बेसिक प्लान बना कर दे देता हूँ, आप बोलते हो हाँ सर पूरा मैं एग्जैक्ट वैसे का वैसे खा रहा हूँ, तो सबसे पहला झूठ तो ये आता है कि एज इट इज़ तो खा ही नहीं पाते। पहली चीज़, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ जाती है, कुछ ना कुछ टाइम बाउंडेशन आ जाता है। अगर आप ऑफिस में हो तो अगर मैंने लिखा हुआ है कि 1:30 बजे आपको लंच करना है, आपका ऑफिस का टाइमिंग जो है वो लंच ही अगर आपका 2 बजे हो रहा है, तो 1:30 बजे आपको पॉसिबल नहीं है लंच करना। 2 बजे आप लंच करोगे तो आपको जो पीछे वाला मील है वो पीछे सर जाता है, आपको जो इवनिंग मील है वो और पीछे चला जाएगा, आपको जो डिनर टाइम है वो और पीछे हो जाएगा। तो आपको मुझे आके वो बताना होगा कि सर ये इस तरह से मैं से कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप एज इट इज़ बोल रहे हो कि हाँ सर ये तो एज इट इज़ हो गया, तो इसका मतलब तो दाल में कुछ ना कुछ काला है, वो चीज़ है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया ये वाला, तो आई विल स्टिक टू माई प्लान। और मेरी कमिटमेंट ये रहेगी कि वीडियोस जो है वो थोड़े छोटे ही रहेंगे, और इसको थोड़ा सा प्लीज़ कंसिडर कीजिए कि आपका जो वर्कआउट प्लान है, आपका जो न्यूट्रिशन पार्ट है, दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। नंबर 2, आपको रिस्पेक्ट करना होगा अपने पर्सनल ट्रेनर को, अपने जनरल ट्रेनर को, दोनों को आपको रिस्पेक्ट करना होगा। दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। आप पूरा वीडियो वापस से देख लो, मैं अगर रिपीट करता जाऊँगा तो ये चलता जाएगा वीडियो आगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एक कमेंट आया था मेरे पास में ऑन माय पर्सनल मैसेज कि ये चीज़ और लोगों की भी ऑब्वियसली बात है डाउट होगा कि जब हम वर्कआउट करते हैं, जब हम जिम जाते हैं पतले होने के लिए या मोटे होने के लिए, तो हम पतले हो जाते हैं। जब हम वर्कआउट छोड़ते हैं तो हम वापस से मोटे क्यों हो जाते हैं या फिर हम वापस से पतले क्यों हो जाते हैं। ये टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा। एंड टिल देन कीप शोइंग योर लव, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब